नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 के इस खास कार्यक्रम मनी सेंटर में। एक ऐसा शो जहां पर हम ऐसी खबरों पर डिस्कशन करते हैं, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं जिनका असर इकोनॉमी पर, आपकी जेब पर क्या कुछ हो सकता है। और आज भी कुछ ऐसे ही मुद्दे आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरन जी। चलिए, तो प्रवीण शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर हम कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। और सबसे पहले जो हमारी बातचीत होगी वो होगी गोल्ड और सिल्वर पर। गोल्ड और सिल्वर में पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से क्रैश देखा गया है और आज जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है, उस पर हम डिटेल में यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे आज इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उस पर भी। और इसके बाद जो चर्चा होगी वो होगी कार सेल्स पर कि किस तरीके से जनवरी 2026 के अंदर कार सेल्स फुल स्पीड में यहाँ पर नजर आई हैं। और आखिर में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जियो ब्लैक रॉक अब इन्वेस्टमेंट के अंदर नया खेल करने के लिए तैयार यहाँ पर हो चुकी है। तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता सर, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 में। जी, गुड इवनिंग। अनुज सर, लगातार हम गोल्ड और सिल्वर पर कवरेज कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा जिस तरीके से डूबा उस पर भी हम यहाँ पर बातचीत लगातार कर रहे हैं। 2-3 दिन हमने लगातार गिरावट देखी, लेकिन आज सुबह से ही हम देखें तो जो सिल्वर है एमसीएक्स पर वो एक रेंज बाउंड में काम करती हुई नज़र आ रही है। तो आज की जो ये रिकवरी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आगे रिकवरी कब तक जारी रह सकती है और कहाँ तक ये जाती हुई नज़र आती है आपको? हाँ, देखिए, आज का जो मार्केट है वो एक लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। 3 दिनों की गिरावट के बाद हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। उसके साथ हमने देखा कि रुपया जो है यहाँ पर वो भी स्ट्रेंथ लेता हुआ जी। दिखाई दिया है। मगर हमने ये भी देखा है कि जो मेटल्स की डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। आज अगर आप देखेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल मेटल यहाँ पर बाउंस बैक लेते हुए दिखाई दिए, जिसमें हमने सिल्वर के अंदर भी एक रिकवरी आती हुई देखी है। तो 3 दिनों की गिरावट के बाद क्योंकि प्राइस ओवर सोल्ड हो गए थे और कहीं ना कहीं मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई थी, तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर आज देखने को मिली है। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट अभी एक टाइट रेंज में रह सकता है, मगर जिस तरह की आज रिकवरी आई है तो कुछ बाइंग एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो अनु सर, यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो गई है और रुपया भी आज मजबूत हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों का गोल्ड और सिल्वर पर किस तरीके से और कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो ट्रेड डील्स हुई हैं इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये एक लग रहा है कि जो सिल्वर की ज्वेलरीज हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जी। ये जो ज्वेलरी है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पार्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भी हम यूज करते हैं, तो अगर ट्रेड डील ओपन हुई है तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट की जो डिमांड है ज्वेलरी की वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। हम अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूएस में। हम चाइना हम जो चांदी की ज्वेलरी है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है। तो जो एक्सपोर्ट ओपन हुआ है उससे काफी हद तक ज्वेलरी, फैब्रिकेटेड ज्वेलरी को काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हमें देखा कि आज गोल्ड सिल्वर के भावों में डोमेस्टिक मार्केट में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेड डील हुई है उससे काफी हद तक ज्वेलरी सेगमेंट को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके। जी। अनुज जी, प्रवीण बोल रहा हूँ। जी प्रवीण जी, ये नमस्कार। नमस्ते सर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आज जैसे हम प्राइसेस को देख रहे हैं, अगर गोल्ड के और सिल्वर के, गोल्ड के प्राइसेस में लगभग 16,000 रुपये का उछाल देखा है। 12% की आज तेज़ी आई, 1,53,000 रुपये के आसपास पहुँच गए, जो कल का लो अगर हम देखें तो 1,37 के आसपास था। सिल्वर में भी ऐसा ही हुआ, 269 पे पहुँच गया, लगभग 44,000 रुपये का गेन आया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चूँकि जो इससे 10 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी ट्रेड डील है, एक पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुई और उसके बाद अमेरिका के साथ हुई, और हमने देखा कि आज मार्केट भी सुबह के कारोबार में लगभग 4.5% के आसपास बाजार चढ़ते हुए दिखाई दिए। क्या अब 2026 का ट्रेंड ये दिखाई देता है, अगर हम इस साल के आउटलुक की बात करें, अब चूंकि भारत में चीज़ें सेटल, अनसर्टनिटी का एक बड़ा जो दौर था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ से दोनों
गोल्ड और सिल्वर और मार्केट्स दोनों एक साथ ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या यहाँ से फिर एक करेक्शन बीच में आ सकता है? ये अगर आप देखेंगे तो आज हमने ट्रेड डील की वजह से इक्विटी मार्केट में एक बाउंस बैक आता हुआ देखा, एक अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी में देखी, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने एक अच्छा एप्रिसिएशन आते हुए देखा। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले 3 दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई देखी थी। काफी बड़ी मात्रा में गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट हुए थे, कि जिस तरीके से जो फेड चेयर का जो नाम नॉमिनेट हुआ था, तो लग रहा था कि वो जो जब अपनी सीट संभालेंगे तो ही इज वेरी हॉकिस्ट, तो उससे यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगा, वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, प्लस एक अनसर्टेनिटी जो नाम को लेके थी वो खत्म होती हुई दिखाई दी थी। अब अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकल लेवल के अकॉर्डिंग, तो जिस तरीके से ट्रेड डील के ऊपर एक कुछ अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई दिखाई दी है, अब फेड चेयर का नाम भी नॉमिनेट हो गया है, तो कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर कुछ कम होती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो भी थोड़े से यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिखाई दिए। तो उसके चलते हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में करेक्शन देखने को मिला, मार्जिन बढ़ाए गए, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में देखा। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी कम होने होते ही हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भाव करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। तो अगर आप अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अनसर्टेनिटी कम होती है तो हो सकता है कि भावों में शॉर्ट टर्म में कुछ गिरावट यहाँ पे देखी जा सकती है। मगर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे कंटिन्यू होगी। तो अगर आप देखेंगे आज, तो हमने आज ईटीएफ के अंदर काफी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा। ईटीएफ भी अगर आप देखेंगे तो 12-13% बढ़ते हुए नजर आए थे। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखी। जो लोगों ने लास्ट टाइम नहीं खरीद पाए थे, उन्होंने आज देखा कि भाव काफी ऑलमोस्ट 50% के आसपास, यू कैन से दैट कि 40-50% के आसपास सिल्वर के भाव करेक्ट हुए, तो उन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करनी चालू करी। तो ईटीएफ की डिमांड की वजह से, इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेवेबल डिमांड इतनी नहीं थी जितनी हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर आती हुई देखी। ओके अनुज सर, आपने अभी जिक्र किया केविन वॉश का, जिनका यूएस के प्रेसिडेंट ने फेड चेयरमैन के लिए नाम यहाँ पर प्रपोज किया है। उन्हें हॉकिश माना जाता है सर, अभी आपने भी इसका जिक्र किया। ब्याज दरें वो ऐसा कहा जा रहा है कि घटाएंगे नहीं और डॉलर को मजबूती देने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में सर गोल्ड और स्पेशली सिल्वर का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मतलब कि अगले 1 से 2 साल में क्या आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर? देखिए, ये तो तय है कि जो हाइस बनाए हैं अभी गोल्ड सिल्वर ने वो जल्दी से तो नहीं ब्रेक होते हुए दिखेंगे, उनमें टाइम लगेगा ब्रेक होने में। या फिर अगर जो इन्वेस्टर है वो ये सोच रहे हो कि जनवरी में जैसा 20-20 हज़ारों के ऊपर खुल रही है, तो वैसा ट्रेंड तो देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिकवरी जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगी। गिरावट मुझे लगता है कि शायद अब थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी करेक्ट हुए हैं। जो फोमो था जनवरी 2026 का, जो फोमो क्रिएट हुआ था, मार्केट गैप से ऊपर चल रहा था कंटिन्यूस। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो $5600 का हाई बनाया है गोल्ड ने, और लो बना दिया $4400 का। तो बहुत बड़ी गिरावट हमने सिल्वर में आती हुई देखी। सिल्वर ने $121 का हाई बनाया और नीचे में $72 तक के लो बना दिए। तो काफी बड़ी गिरावट हमने देखी। तो जो फोमो था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। जो लोग फेयर आउट मिसिंग यहाँ पर देख रहे थे, उसका जो फोमो था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो अब आपको वैसी मोमेंटम शायद ना देखने को मिले, मार्केट फ्लैट रहेगा, कम गैप डाउन गैप अप ओपनिंग्स होंगी, मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, रेंज बाउंड होगा, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा। फिजिकल के अंदर अगर आप देखेंगे, फिजिकल के अंदर ईटीएफ के अंदर, एमसीएक्स के अंदर जो प्राइस थे वो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल में चल रहे थे, तो वो सब अब सिंक्रोनाइज्ड होंगे। फिजिकल मार्केट के अंदर हजार बिक रही है, या गोल्ड का भाव 1,80,000 बिक रहा है, तो ये अडेप्टेबिलिटी जो है वो चाहिए, जो कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आ सकती है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा भी स्टेबल होगा, प्राइस स्टेबल होंगे, प्राइस की अडेप्टेबिलिटी आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट आना चालू होगा। मार्जिन बढ़े हुए हैं, जब वो मार्जिन कम होने चालू होंगे तो फिर लोग फ्रेश बाइंग इसमें करते हुए दिखाई देंगे। तो इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीना मार्केट आपको स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। देन उसके बाद मार्केट में आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। जब हम अप्रैल मई में अक्षय तृतीया की बात करेंगे, तो अक्षय तृतीया में आपको नई खरीदारी देखने को मिलेगी। ओके अनु सर, एक चीज़ और कि जिन इन्वेस्टर्स ने हायर प्राइस पर ईटीएफ खरीद लिए या फिर फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, अब वो क्या करें? क्योंकि हमारे पास सवाल ये लगातार आ रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है, उन्होंने फिजिकल गोल्ड खरीदा, उन्होंने 1,85,000 रुपये के भाव पर उन्होंने खरीदा था और अभी 3-4 दिन पहले ही खरीदा।
ठीक इसी तरीके से किसी ने HDFC सिल्वर ETF खरीदा था 5-6 दिन पहले ही 300 रुपये से ज़्यादा की यूनिट के भाव पर उन्होंने खरीद लिया। अब वो 250 रुपये के आसपास यूनिट आ गई है। तो अब जिन्होंने हायर प्राइस पर खरीद रखा है वो क्या करें सर? देखिए ETF के लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ETF इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, और जिन्होंने ETF लिया होगा तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चले होंगे, क्योंकि ETF के अंदर हम जो एक दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेसिकली। तो ETF अगर आप ले रहे हैं तो ये क्लियर है कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। वो अलग बात है कि जनवरी के महीने में ETF वालों को बहुत शानदार रिटर्न बहुत जल्दी मिल रहे हैं, जी। राइट। बट ETF का मतलब ही है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप SIP के फॉर्म में ले रहे हैं, आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो ये मौका है क्वांटिटी ऐड करने का। ये मौका है, अगर आपने हायर लेवल पे लिया है तो यहाँ पर आप एवरेजिंग करें, जिससे कि आपकी एवरेज नीचे आ जाए, और फिर जब प्राइस बाउंस होंगे देन यू विल गेट गुड ROI। तो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन बना के चल रहे हैं, अगर एक आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो जिन्होंने ETF ले रखे हैं और जिन्होंने फिजिकल भी ले रखा है विदाउट मार्जिन पे, तो मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और एवरेजिंग के लिए और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अनु सर, आपसे आखिरी एक सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा कि इस वक्त सोने और चांदी में या मार्केट में जो कुछ चल रहा है उसमें जिन इन्वेस्टर्स ने हायर प्राइस पर ETFs खरीद लिए या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदा है, उन्हें अब क्या करना चाहिए? कब तक वो रिकवरी यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्राइस पर उन्होंने खरीदा? क्योंकि हमारे पास लगातार सर सवाल आते हैं, और एक सवाल आज भी आया था सुबह कि उन्होंने फिजिकल गोल्ड खरीदा 1,85,000 रुपये के भाव पर, और अब गोल्ड काफ़ी नीचे आ चुका है वहाँ से। और इसी तरह सिल्वर ETF उन्होंने खरीदा, HDFC सिल्वर ETF उन्होंने 345 रुपये के भाव के आसपास उन्होंने खरीदा था यूनिट, 345 रुपये, और अब वो 250 रुपये के करीब आ चुके हैं, यानी कि एक यूनिट में 100 रुपये की गिरावट। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए सर? देखिए ETF जनरली हम देखते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं। जिन्होंने ETF लिया है इसका मतलब क्लियर है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी करी है ETF में उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हर महीने आप एक प्रोसेस बना के चलिए और जो भी डिक्स मिलते हैं वहां पर आप एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं। देखिए ETF हालांकि अगर आप देखेंगे जनवरी के महीने में ETF वालों को काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ETF में तो आप एक होराइजन बना के चलिए 4 से 5 साल का, और हर गिरावट में आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलिए। तो जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की, तो ETF यहाँ पे सामने आता है और इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो हमें लगता है कि अगर आपने 4 से 5 साल का व्यू बनाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड करके चलिए और जो भी डिप्स आ रहे हैं वहां पर आप ऐड करके चलें। ओके, ठीक है अनु सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय मनी9 को देने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे अनुज गुप्ता सर, जिनसे हमने यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात करी, और कब तक और तेज़ी कीमतों में देखने को मिल सकती है इसका भी यहाँ पर हमने चर्चा सर के साथ की। अब शो में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जो रहने वाली है वो है गोल्ड सिल्वर को लेके अभी जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें एक छोटा सा इंटरप्शन जी बिल्कुल सर। इसका जो गिरावट हाल के वक्त में सिमरनजीत आई है, इसका असर ऐसा हुआ है कि अब RBI भी चिंतित है इस बात को लेके जी, और वो चिंता इस वजह से है कि और हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में जब से प्राइसेस बढ़े हैं, बैंकों और NBFCs ने गोल्ड लोन पे फोकस बढ़ाया है। बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन में बैंक अब उससे हटकर चाहते हैं कि लोग कोलेटरल देके यानी गोल्ड ज्वेलरी देके लोन लें, भले छोटे अमाउंट के लोन है लेकिन उसको भी गोल्ड लोन में। अब क्या हुआ है कि जब से प्राइसेस क्रैश हुए हैं गोल्ड के, तब से इन बैंकों के सामने NBFCs के सामने भी मुश्किल आ गई, और RBI ने भी दरअसल अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे स्लिपेज दिखाई देने लगे। क्योंकि हो ये रहा था कि जो 2 लाख रुपए तक के आपका जो लोन है उसमें असल में 85% तक LTV मिल रहा था, लोन टू वैल्यू, और 2 लाख से ऊपर तक के जो लोन थे उसमें लगभग 75%। तो दाम जिस हिसाब से गिरे हैं उसमें ये लग रहा था कि कहीं लोग जो है वो इनके रीपेमेंट को रोक न दें। और अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं, मुथूट फाइनेंस का 1,25,000 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है, जो कि 40% बढ़ा है साल दर साल आधार में दूसरी तिमाही में। मणप्पुरम का 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, तकरीबन 58% बढ़ा हुआ है। बैंकों की अगर आप बात करेंगे तो बैंकों के ने जो गोल्ड के अगेंस्ट जो ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दिए हैं
वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जी। हैं, और साल दर साल आधार पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 86% का इजाफा हुआ है। तो अब आरबीआई और बैंक और सबकी हालत जो है इस बात को लेके, आज भले प्राइसेस में रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनिटरिंग जरूर इन पूरे गोल्ड लोन पे बढ़ा दी है। बिल्कुल प्रवीण सर, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी चीज़ सर यहाँ पर बताई है, जिसके बारे में चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि सोने चांदी में जिस तरीके से पिछले स्पेशली 1-1.5 साल की अगर बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी आई है, स्पेशली सिल्वर के अंदर ट्रिपल डिजिट रिटर्न सिल्वर का रहा है, और लोगों में भी अब फोमो होने लगा था जिस तरीके से कीमतें बढ़ी कि भैया मैंने पैसा क्यों नहीं लगाया, मैं पीछे क्यों रह गया, और यही एक रीज़न बना लोगों ने हायर प्राइस में भी सिल्वर में पैसा लगाया, और अब वो यहाँ पर नुकसान में बैठे हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लगातार रोज़ाना चर्चा करते रहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और जिस डील का पिछले लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, अब वो डील पूरी हो चुकी है। दरअसल यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद यूएस और इंडिया ट्रेड डील का ऐलान किया। इस डील का मकसद है दोनों देशों में व्यापार को बढ़ाना, और इस डील की सबसे बड़ी बात है टैरिफ में कटौती। दरअसल पहले अमेरिका भारत से आने वाले कई सामानों पर लगभग 50% टैरिफ लगा रहा था, और अब इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने ये टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। इससे भारत में बने प्रोडक्ट्स अमेरिका में सस्ते होंगे, और भारत के निर्यातकों को भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। डील में ये भी कहा गया है कि भारत अमेरिका से तेल, गैस, एग्री और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी भारत से यहाँ पर बातचीत जारी है। प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस डील को आप कैसे देखते हैं, और कितना व्यापार इस डील से आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है, और भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है इससे? नहीं, देखिए, जहाँ तक व्यापार की बात है तो दोनों देश पिछले साल इस बात पे सहमत हुए थे कि 2030 तक भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है उसको 50 अरब डॉलर पर लेकर जाना है। अभी लगभग अगर हम इस फिस्कल की बात करें तो लगभग 130 से 132 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। भारत का इसमें अगर हिस्सा देखें तो लगभग 65 बिलियन डॉलर का निकलता है, और अमेरिका का जो भारत को एक्सपोर्ट है अमेरिका का, वो लगभग 39 बिलियन डॉलर का, 39 बिलियन डॉलर का निकलता है। तो भारत इस पूरे अमेरिका और भारत के बीच में चूंकि ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है, और इसी चीज़ को लेके अमेरिका ने पिछले साल जब दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाए तब भारत पे 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद रूस से खरीदारी तेल की उसको आधार बनाकर 25% का टैरिफ और लगाया गया। कुल मिला के 50% का टैरिफ हुआ, और लंबी चौड़ी जो मैं कहूँगा कि बातचीत और रस्साकसी का दौर रहे, डेडलॉक्स दिखाई दिए इस पूरे के पूरे पिछले आप 1 साल को देख लीजिए। फरवरी से लगभग बातचीत स्टार्ट हुई थी, और 1 साल हो गया पूरा, ये पूरा अनसर्टेन दौर कल जाके बजट के ठीक अगले दिन खत्म हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान किया कि जो है अमेरिका भारत पर टैरिफ को घटा के 18% कर रहा है, 50% से घटा के। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि भारत जो है वो अमेरिकी गुड्स जो हैं सामानों पर उन पे टैरिफ भारत घटाकर 0 कर लेगा, और टैरिफ भी घटाएगा, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको भी ख़त्म कर देगा। एक बात और कही कि हम 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के गुड्स का जो है वो ट्रेड करेंगे, भारत और ज़्यादा सामानों को खरीदेगा, और जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़े सामान भी शामिल होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे। तो भारत ने अपनी तरफ से इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की कि क्या भारत 0 टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की का शुक्रिया अदा किया कि दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप की सराहना की कि वो दुनिया भर में विश्व शांति के कामकाज को, प्रयासों को जिस तरह से कर रहे हैं उसमें भारत उनके साथ है, हम उनकी सराहना करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही जी। लेकिन भारत का 0 टैरिफ वाली बात पे कोई बयान नहीं है। एक चीज़, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या भारत एक्सेस करने देगा अमेरिका को इंडियन मार्केट का, इस बारे में भी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन रॉयटर्स की एक खबर सिमरनजीत आई है, वो ये कहती है
कि भारत शायद कुछ कृषि उत्पादों पे छूट दे सकता है अमेरिका को। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस डील का हिस्सा हैं। कितने हैं, क्या है, कहाँ, कौन कौन से उत्पादों को राहत मिलेगी या जिनका एक्सेस भारत देने को तैयार है, इसका ब्यौरा या इसकी डिटेल ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी और ना भारत की तरफ से कोई कही गई। माना यह जा रहा है कि ये जो ऐलान हुआ, जो 18% का जो टैरिफ है, ये फर्स्ट रेंज की एक डील है। बाकी की विस्तृत चर्चा अभी इस पूरे के पूरे मसौदे पे होनी है, जहाँ पे कि अब और ज़्यादा लंबी कॉम्प्रिहेंसिव एक जो है वो बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी, जिसमें तमाम प्रोडक्ट शामिल होंगे। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी और डेयरी के प्रोडक्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ओके। और सर, कहा यह भी जा रहा है कि इस डील से भारत को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत को $500 बिलियन के सामान वहां से खरीदना पड़ेगा, और जबकि यूएस तो इंडिया से कम सामान खरीदता है। तो क्या भारत को नहीं, ये मसला नहीं है। जो $500 बिलियन की बात है वो दरअसल दोनों देशों के बीच में अभी ट्रेड लगभग पिछले साल संभवतः $191 बिलियन के आसपास का था दोनों देशों के बीच। इसी ट्रेड को आगे बढ़ा के 2030 तक पहुंचाना है $500 बिलियन पे। तो ये एक जो है ये दोनों देशों का जो कंबाइंड ट्रेड है उसको लेकर जाने की बात थी। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा उसका मतलब ये था कि अमेरिका से भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। ओके। और एक चीज़ और सर, जो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? और क्योंकि भारत को रशिया से तेल थोड़ा सस्ता मिल रहा था, क्या दूसरा विकल्प यहाँ पर भारत खोजता हुआ आपको नजर आएगा? इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो, रूस के जहाँ तक तेल की बात है उसमें 2-3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। पिछले कुछ महीनों में एक तो भारत ने रशियन ऑयल से अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम किया है, रूस से तेल खरीदना कम किया है। उसकी एक वजह यह है कि पिछले कुछ वक्त में रूस का जो तेल पे जो डिस्काउंट भारत को पहले मिल रहा था, जब जंग शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन की, तब जो डिस्काउंट मिल रहा था उससे अब डिस्काउंट कम मिल रहा, बहुत नॉमिनल डिस्काउंट जो मार्केट में क्रूड बिक रहा है उसके मुकाबले रूस का मिल रहा था। तो एक तो बड़ी वजह ये थी जिस वजह से भारत ज़्यादा तेल रूस से खरीद रहा था। अब वो डिस्काउंट कम हो गया तो भारत उसमें कम हुआ। दूसरी चीज़ ये है, जो भारत के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री इस बात को, खासतौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहता। भारत के राष्ट्रीय हित, किसी भी एनर्जी परचेज में भारत के राष्ट्रीय हित सबसे पहले हैं। अब रूस से चूंकि तेल सस्ता मिल रहा था तो भारत ने रूस से तेल खरीदा, अपना बढ़ाया। जैसे रूस से तेल का प्राइस का जो गैप है बाकी के प्राइस से वो कम हुआ, भारत ने दूसरे इलाकों से भी, दूसरे देशों से भी तेल खरीदना शुरू किया, उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो भारत ने ऑलरेडी अमेरिका से खरीदारी बढ़ाई है। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। और कुछ दिन पहले ही, अगर आपको याद हो, तो जो वेनेजुएला की अब प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है या इंटरिम प्रेसिडेंट है, डेल्सी रोड्रिगेज, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोन पे बातचीत हुई, तमाम विषयों को लेकर उसमें बातचीत हुई उसमें। तो अब वेनेजुएला का तेल भारत को मिल सकता है, अगर सही दाम मिलता है, सस्ता दाम मिलता है, तो भारत वेनेजुएला से भी ले सकता है, अमेरिका से भी ले सकता है। अमेरिका या वेनेजुएला से तेल लेने में भारत के सामने बड़ी जो मुश्किल है वो एक यही है कि वहाँ से जो यहाँ तक का लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो ज़्यादा बैठता है, रूस से आपका लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम बैठता है, माल भाड़े का। जी। तो भारत कम कर सकता है, कट डाउन कर सकता है एनर्जी परचेज रूस से, लेकिन आप ये कहें कि भारत पूरी तरह बंद कर देगा, ये मुश्किल है। दूसरी बड़ी चीज़ जो जिसके आसार बहुत हैं वो ये है कि अगले कुछ दिनों में या मैं कहूँगा महीने 1.5 महीने के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच में एक पीस डील भी हो सकती है। उसको लेके अभी ट्राई पार्टी एक मीटिंग हो भी चुकी है, जिसमें रूस था, यूक्रेन था और अमेरिका जिसमें मध्यस्थता की भूमिका भी निभा रहा था। तो अगर दोनों देशों के बीच में शांति हो जाती है, जंग रुक जाती है, तो रूस से सैंक्शंस भी हट जाएंगे बड़े पैमाने पे, जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोप की तरफ से लगाए गए हैं। वो सैंक्शन हट जाते हैं तो रूस का तेल बेचने का भी जो रोक है वो हट जाएगी, और ऐसी स्थिति में भारत अपने हिसाब से वहाँ से एनर्जी परचेज कर सकता है।
ओके, ठीक है सर। चलिए, तो ये तो यहाँ पर बातचीत होगी डिटेल में इंडिया और यूएस की डील की, और रशिया से जो ऑयल का मुद्दा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार उठाते रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हमने बातचीत की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर जो जुड़ी है वो है ऑटो सेल्स से। दरअसल ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं जनवरी के, जिसमें मारुति सुजुकी जो है वो यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आई है। मारुति सुजुकी की अगर सेल्स की बात करें तो जनवरी 2025 में मारुति सुजुकी ने 1,73,599 यूनिट्स बेची थी, जबकि जनवरी 2026 में 1,74,529 यूनिट्स बेची हैं। हालांकि तेज़ी या ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5% की यहाँ पर ग्रोथ है। वहीं टाटा मोटर्स के अगर देखें तो टाटा मोटर्स की सेल्स में यहाँ पर 46% का एक जंप देखने को मिला है इस एक साल के अंदर। M&M की सेल्स अगर देखें तो M&M की सेल्स के अंदर 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसी तरीके से Hyundai की अगर बात की जाए तो Hyundai 17%, टोयोटा की सेल्स में देखें तो टोयोटा की सेल्स के अंदर भी 17% का एक जंप देखने को मिला है। किया की सेल्स में 10%। यहाँ पर जो होंडा की सेल्स हैं वो नेगेटिव में रही हैं, 15%, 15.5% कम गाड़ियां इस बार यानी कि जनवरी 2026 में बिकी हैं जनवरी 2025 के मुकाबले। और MG मोटर की 9% ग्रोथ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रही है वो रही है रेनो इंडिया की, जिसकी ग्रोथ या कार सेल्स जो है वो 33% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन गाड़ियों के नंबर आए हैं तो क्या ये GST जो बदलाव किया गया पिछले साल सरकार की तरफ से, सिर्फ वही एक रीज़न है या और भी कुछ रीजंस आप इसके पीछे देख रहे हैं जो लगातार 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जनवरी या जो साल की शुरुआत है वो ऑटो सेक्टर के लिए सुखद रही है। पिछला 1-1.5 साल ऑटो सेक्टर के लिए खराब रहा। लास्ट के पिछले अगर आप पिछले साल के अंतिम 3 महीनों को अगर छोड़ दे तो लगभग 1.5 साल ऐसा रहा जहाँ पे कि ऑटो सेक्टर वालों को OEM जो हैं उनकी हालत एकदम पस्त बनी रही, कैसे सेल्स निकलेगी, और दुनिया भर के वहाँ पे मुश्किलें चलती रहीं। दूसरी बात, ये चौथा ऐसा महीना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी जबकि ऑटो सेल्स या पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल्स है वो सेल्स ग्रोथ है वो डबल डिजिट पे रही है सिमरन जी। तो आप समझिए कि अक्टूबर में 17% की ग्रोथ रही, नवंबर में 19% की और दिसंबर में 27% की ग्रोथ रही। अगर मंथ ऑन मंथ देखेंगे, दिसंबर वर्सेस जनवरी को अगर आप देखेंगे तो 14% की ग्रोथ है, और अगर जनवरी और 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 को देखेंगे तो 12.5% की ग्रोथ है। तो पहला जो फैक्टर है वो तो ये है कि एक तो ऑटो सेक्टर को क्राइसिस से हम बाहर निकलते हुए देख रहे हैं। GST कट का जो 22 सितंबर को जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया उसका सीधा सीधा असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कारों की बिक्री का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे सिमरनजीत, तो ये दिखाई देता है कि जिन कार कंपनियों ने ज़्यादा बेहतर कार लॉन्चिंग, बेसिकली नए मॉडल लॉन्च करना या फेस लिफ्ट लॉन्च करना, वहाँ पे हमने बदलाव होते हुए देखे हैं। अब जैसे आप देख लीजिए टाटा मोटर्स की बिक्री में 46% का इजाफा हुआ है, और दूसरी नंबर पे आ गई। अगर आप जनवरी की कार सेल्स के नंबर्स को अगर आप देखें तो सेकंड पोजीशन पे आ गई है। तीसरे नंबर पे महिंद्रा आ गई है। टाटा की आप देख लीजिए, सिएरा टाटा की एक तरह से लॉन्च हुई है, उसका महिंद्रा की आपका XUV जो 7XO है वो आई है, और एक और व्हीकल है XEV 9S, उसकी। इन दोनों की अगर आप बुकिंग के नंबर देख लेंगे तो लगभग 94,000 बुकिंग जनवरी में मिली है इनकी, और अगर बुकिंग की वैल्यू देखेंगे रुपए टर्म में तो वो 20,500 करोड़ रुपए, 20,500 करोड़ रुपए की तो बुकिंग की वैल्यू है। तो यहाँ पे अच्छा, इसी तरह आप देख लीजिए, चाहे आपने बात की रेनो की, रेनो ने अपनी 2 गाड़ियों को फेस लिफ्ट किया है, चाहे ट्राइबर को देख लीजिए चाहे आप काइगर को देख लीजिए, बिल्कुल नए उनको लुक एंड फील में 2 गाड़ियाँ आई, और इस वजह से मुझे जान पड़ता है कि वहाँ पे इजाफा दिखाई दिया है। किया के साथ भी यही मामला है कि किया की भी गाड़ियों की सेल्स अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ओके अच्छा प्रवीण सर, पिछले अगर कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो SUV लोगों की पसंद बनी है और छोटी कारों को लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन पिछले कुछ महीने अगर देखें
या कहें कि जब से ये जीएसटी बदलाव किया गया तो छोटी कारों की सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो छोटी कारों पर सर जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे, अब दोबारा से वो लोगों की पसंद बनती जा रही है। जीएसटी 28% लगता था, 18% वो सरकार ने कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि छोटी कारों की डिमांड आगे और बढ़ने वाली है क्या, अगर यही स्थिति रहती है? नहीं, छोटी कारों की डिमांड का बढ़ना दो वजहों से अब दिखाई दे रहा है। एक तो सरकार का जीएसटी कट है, जिसने छोटी कारों को आम लोगों के बजट में ला दिया है। पहले हो ये रहा था कि कारों के दाम एंट्री लेवल पे ही कारों के दाम बहुत आगे से शुरू हो रहे थे, 6-7 लाख की कार शुरू हो रही थी। अब कारों की कीमतें कम हुई हैं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम बायर थे उनके लिए थोड़ा आसान है। बहुत सारे लोग कारों की खरीदारी से अपने हाथ रोके हुए थे कि कारों की एंट्री लेवल पे ही प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि जो है आपको गाड़ी खरीदना मुश्किल हो रहा है। तो एक तो जो आम आदमी, जो आम मिडिल क्लास जो था, जो कार खरीदना चाहता था, उसके लिए ये मुश्किल दूर हुई है। दूसरी बड़ी जो मैं डिमांड का अपटिक देख रहा हूँ वो रूरल एरियाज़ में दिख रहा है। रूरल एरियाज़ की डिमांड असल में थोड़ी सबड्यूट थी। अगर आप पिछला 1-1.5 साल देखें, वहाँ पे जो गाड़ियों की बिक्री है, और उसके पीछे एक और अच्छी वजह ये रही है कि अगर आप पिछले साल का मानसून देखेंगे तो मानसून या बारिश जो है वो अच्छी रही। रबी और खरीफ दोनों की फसलें अच्छी रही। इस साल भी रबी की फसल जब अभी आने को है, गेहूं की फसल आएगी या सरसों की फसल आएगी, वहाँ पे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। तो किसानों की बेसिकली आमदनी बढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि रूरल डिमांड जो है वो थोड़ी मजबूत हुई है। तीसरी चीज़ ये है कि एक राहत ये मिल सकती है, जो कैफे नॉर्म्स पे सरकार थोड़ा नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी राहत यहाँ पे फिर आप घूम फिर कर अगर देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो वो मारुति को दिखाई देगी। भले 0.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर आप बेस को देखेंगे तो उस बेस पे 0.5% की बढ़ोतरी भी हल्की बढ़ोतरी नहीं है। मारुति का एक बड़ा संकट ये रहा कि उसकी गाड़ियाँ बिकेंगी कैसे जी। और पूरी स्ट्रेटजी मारुति ने चेंज की। मारुति कभी डिस्काउंट देने के लिए नहीं जानी जाती थी, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में मारुति ने जबरदस्त डिस्काउंट दिए। बिल्कुल। और उसके सहारे फिर मारुति की एंट्री लेवल की कारों से लेके 12-13 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पे अच्छी खासी बिक्री दिखाई जी। प्रवीण सर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इसके अलावा एक और सेगमेंट है ईवी सेगमेंट। ईवी सेगमेंट में जो जीएसटी है वो 5% है, यानी कि सबसे कम जो जीएसटी है वो ईवी कार्स पर है 5%। लेकिन इसके बावजूद जो ईवी कार्स की सेल है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि हायर प्राइजेस इसकी एक वजह है, या फिर अभी इंफ्रा जो है वो देश भर में मौजूद नहीं है ईवीज को लेकर, वो एक रीज़न हो सकता है कम सेल्स के पीछे? नहीं, देखिए, ईवी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डिमांड ये कर रहे थे कि बजट में उनको कुछ मिलना चाहिए इंसेंटिव, और बजट में ऐसा कोई खास इंसेंटिव ईवी मैन्युफैक्चरर्स को दिया नहीं गया। अब सरकार ने दरअसल जब जीएसटी के रेट घटाए पिछले साल, तो उसने जो आपका आईसी जो व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल हैं, इनके लिए दरअसल रास्ता खोल दिया। जिनकी डिमांड, जिनकी जो बिक्री है वो रुकी हुई थी। अब लोगों को लग रहा है कि मैं मान लीजिए 4-5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए खर्च करने, तो क्यों ना मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी खरीद लूं। बिल्कुल। ईवी गाड़ी आप खरीदिए, फिर चार्जिंग के स्टेशन ढूंढते फिरिए। और कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो जिनके पास ईवी है और उनको अगर लंबी दूरी के लिए कहीं निकलना हो तो दिमाग में हमेशा ये फिक्र रहती है कि आपको गाड़ी की बैटरी कहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी, आपको चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा, जो स्टेशन मिलेगा वहाँ क्या बिजली की सप्लाई होगी, क्या वहाँ गाड़ी चार्ज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है ईवी का, वो अभी इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल। वो जब तक आपका सुलझेगा नहीं, लोग ले रहे हैं, लेकिन वो ईवी जो बिक रही हैं वो दरअसल अब आपकी केवल शहरों के भीतर की रनिंग के लिए बिक रही हैं, कि आप शहर के अंदर जो मोबिलिटी है उसमें आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो वहाँ ईवी को लेकर जाने का एक डर है, या आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी और आपने एक एडिशनल गाड़ी के तौर पर ईवी ले ली, तो यही बिक्री अभी ईवी को लेके ईवी की है।
चलिए ठीक है सर, तो उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि, और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ईवी के इंफ्रा को लेकर देश भर में काम चल रहा है और आने वाले कुछ सालों में ईवी की सेल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ की एक उम्मीद की जा रही है। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर पर। दरअसल जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने इन्वेस्टर्स के लिए एक नई डिजिटल सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जाएगी, यानी कि आपकी इनकम, सेविंग्स, गोल और रिस्क को देखकर आपको बताया जाएगा कि पैसा कहां लगाना आपके लिए ठीक रहेगा। इस प्लेटफॉर्म में ब्लैकरॉक की अलादीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो निवेश पर रोज़ नज़र रखती है और ज़रूरी बदलाव यहां पर सुझाती है। इसमें निवेश की शुरुआत 10,000 रुपये से की जा सकती है और इसकी सर्विस फ़ी 350 रुपये एनुअल है। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स को पहले 3 महीने फ्री सर्विस इसमें मिलने वाली है और ये जो सर्विस है वो माई जियो और जियो फाइनेंस ऐप पर उपलब्ध होगी। तो प्रवीण सर, ये जो सर्विसेज यहाँ पर जियो ब्लैकरॉक देने जा रही है अपने इन्वेस्टर्स को, कितनी फ़ायदेमंद आपको लगता है कि साबित हो सकती है? देखिए, अब तक जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या एडवाइजरी है, इस तरह की जो सेवाएं थी, आपका पोर्टफोलियो कौन मैनेज करेगा, इस तरह की तमाम जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज थी, वो दरअसल अमीरों के बीच का गेम था पूरा। और जियो ब्लैकरॉक जो एडवाइजरी जो कंपनी है, इनके इस जो नया जो प्लेटफॉर्म उतारा है पूरा, इसके ज़रिए अगर बहुत सामान्य में भाषा में बात को कहूँ तो बिल्कुल गरीब लोग भी, जो आम लोग हैं, जिनकी हैसियत 10,000 रुपये लगाने की है, 10,000 रुपये का जिसका किसी का पोर्टफोलियो, वो भी अब अपने लिए पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले पाएगा। अलादीन प्लेटफॉर्म जो है वो दुनिया भर में ब्लैकरॉक का जाना माना टेक प्लेटफॉर्म है, जो कि इन्वेस्टमेंट, एआई और तमाम तरीक़ों का इस्तेमाल करके आपको सलाह देता है कि किस तरह से आपको पोर्टफोलियो में फेरबदल होना चाहिए। और ये जो जियो ब्लैकरॉक के फंड हैं, उसमें भी अलादीन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आपका जो आम लोग हैं, उनको भी आपका दिमाग से एक सिरदर्द, आप एक तरह से कहें कि दूर हो सकता है कि साहब मेरे पास इतना अमाउंट लगाने के लिए है, ये मेरा रिस्क प्रोफाइल है, मेरा फ्यूचर का गोल ये है, मुझे क्या करना चाहिए जी। तो वहाँ पे आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको पूरी एक एडवाइजरी जो सर्विसेज हैं वो मिल सकती है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप यहाँ लगा सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी कहेगी कि भारत की जो घरेलू फाइनेंशियल जो सेविंग्स हैं, वो ज़्यादातर गोल्ड, आपका रियल्टी, इस तरह की जो है, या एफडी जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इन पे केंद्रित हैं, भले मार्केट का विस्तार हुआ है। तो यहाँ से अब निकल कर लोग अब अपने पोर्टफोलियो को, जो आम लोग हैं, छोटे कस्बों और शहरों के लोग हैं, वो इनका इस सर्विसेज का इस्तेमाल संरक्षित कर सकते हैं। ओके, तो सर ये जो अलादीन इनका टेक्नोलॉजी है, जो अलादीन, क्या आपको लगता है कि विश्वास किया जा सकता है? हालांकि दुनिया भर में इस्तेमाल वो कर रहे हैं पहले से, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है कि किसी के पोर्टफोलियो को नुकसान ना हो या गेन को मैनेज किया जा सके, उसको लॉस होता है उसको मैनेज किया जा सके? किस तरीके से प्लेटफॉर्म बेसिकली ये मैनेज करते हैं चीज़ें? नहीं, देखिए, ये तो लंबा चौड़ा डेटा और उसके बेस पे अपना जो नतीजे हैं वो निकाल के आपको देते होंगे। लेकिन सीधी बात यह है कि 350 रुपये में अगर आप 1 लाख रुपए तक के पैसे को मैनेज करने का, और वो भी 350 रुपये साल का है, तो उसके ऊपर आपका 0.35% आपका लगेगा। उसके ऊपर अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे उसकी सर्विसेज को लेके इस बात को चेक कर सकते हैं कि ये आपको किस तरह की पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिल रही हैं, क्या आपको उसमें फ़ायदा है या नहीं है। 3 महीने तक का फ्री है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। बेहतर तो तरीका यही है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से ये जियो ब्लैकरॉक अब मार्केट में आके नए नए स्टेप्स ले रहे हैं, और स्पेशली अब जो ये सर्विस लेकर आए हैं, बाकी जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, एएमसीज हैं, उनके लिए यहाँ पर कितना बड़ा एक कंपटीशन खड़ा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? नहीं, सबसे बड़ा देखिए कंपटीशन यहाँ पे ये था कि डायरेक्ट एक तो पहुँच जो है जियो ब्लैकरॉक की, पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड बेचने का तरीका है वो डिजिटल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है,
सीधा आप डायरेक्ट आप इन्वेस्टर तक पहुंच रहे हैं, आपको कोई किसी भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो बड़ी चीज़ ये है। दूसरा, आपका जो स्पेशलाइज्ड जो प्लेटफॉर्म है अलादीन, जिसके जो एक प्रोवन प्लेटफॉर्म है जैसा जियो ब्लैक रॉक कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़, कॉस्ट को जिस तरह से कम रखने की कोशिश की है जियो ब्लैक रॉक ने अपने जितनी भी स्कीम्स उतारी हैं उसमें, उससे भी मार्केट में एक कंपटीशन ज़रूर पैदा हुआ है। ओके, चलिए प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे मनी सेंट्रल के अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।